स्टूडेंट्स, आप लोग सब कैसे हैं? आई थिंक आप लोग सभी सेफ़ होंगे, स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हम दोबारा से इसका यूनिट 2 का सेकंड पार्ट का सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट कवर किया था। ओके, देखिए पिछले चैप्टर का थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे। जो भी हमारे अल्प पोषण थे या कुपोषण के जो कारक थे उसको देखिए, अब दोबारा से थोड़ा सा हम रिवीजन करेंगे। इसके परिणाम कौन कौन से थे? कुपोषण, अक्षमता और मृत्यु। और मीन्स जो भी हमारी प्रॉब्लम हो रही थी कुपोषण की, उसकी वजह से अक्षमता आ रही थी व्यक्तियों में और मृत्यु आ रही थी ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन की वजह से कुपोषण देखा गया था। व्यक्तिगत स्तर पर अगर हम बात करते हैं तो उसकी वजह से कुपोषण, अक्षमता, मृत्यु और रोग थे। और इसके अलावा भोजन की अपर्याप्त उपलब्धता रही थी। पारिवारिक स्तर पर अगर हम बात करें तो प्रॉपर जो है खाने की सप्लाई नहीं हो पा रही है, या अपर्याप्त मात्रा और शिशु देखभाल के तरीके ठीक नहीं हैं, या जल की कमी है, स्वच्छ जल नहीं मिल पा रहा है, साफ़ सफाई की कमी है, सही से सफाई नहीं हो पा रही है। और इसके अलावा अपर्याप्त स्वास्थ्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं जनहित तक नहीं पहुंच पा रही हैं, या फिर वो बहुत ही बैकवर्ड इलाके में, रिमोट इलाके में रह रहे हैं, जहां तक कि जहां पर कि स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। या इसके अलावा कारण हो सकता है अपर्याप्त तथा उचित जानकारी जानकारी का न मिलना। मीन्स अगर हमें कभी कभी किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है तो हम उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अगर हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई सिम्टम्स हमें दिख रहे हैं किसी चीज़ के, तो हम उसे इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है, हम एम ही ले लेते हैं उसे। इसके अलावा महिला, वृद्धजन और बालिकाओं के प्रति घर में भेदभाव देखा गया है कि महिलाओं की कंडीशन पर अगर कोई प्रॉब्लम उनको हो रही है तो वो सीरियस नहीं ली जाती है, हल्के में ले लिया जाता है और छोड़ दिया जाता है। वृद्धों का भी इतना ध्यान नहीं रखा जाता है, ना ही लड़कियों का, क्योंकि लड़के को तो पूरी इम्पोर्टेंस मिलती है फैमिली में, लड़कियों को उतनी नहीं मिलती है। ओके, इसके अलावा अपर्याप्त शिक्षा है, पर्याप्त रूप से शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है। इसके अलावा कुछ मूलभूत कारण भी देखे गए हैं। वास्तविक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता, उदाहरण के लिए क्या है? जनशक्ति, वित्तीय तथा संगठनात्मक सेवाओं का अस्तित्व और उनको संचालित करना या नियंत्रित करने का सही तरीका नहीं है। या सेकंड पॉइंट हो सकता है हमारा राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था। इसमें महिलाओं की स्थिति और समस्या का समाधान हेतु कार्यक्रमों के लिए जो निधि का आवंटन किया जा रहा है वो पूरा नहीं पहुंच पा रहा है, और संभावित जो संसाधन होते हैं उनका भी ठीक से यूज नहीं किया जा रहा है। जैसे कि आपका पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है, ये लोग हैं, उन तक वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये अल्प पोषण से संबंधित हमारे कारक थे। हाँ जी, तो हम अभी तक हमने थोड़ा सा रिवीजन किया था बेटा। आगे हम पढ़ेंगे शुष्क पोषकों की कमी। दूसरा है हमारा लौह तत्व की कमी से अरक्तता, जिसे हम आईडीए भी बोलते हैं। और तीसरा हम पढ़ेंगे विटामिन ए की कमी, जिसे हम वीएडी भी बोलते हैं। आयोडीनहीनता की कमी, जिसे हम आईडीडी भी बोलते हैं। तो ये चारों हम यहाँ पर चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, मीन्स सूक्ष्म पोषकों की कमी। अब ये कमी क्या होती है सूक्ष्म पोषकों की? अब ये सूक्ष्म और ये विस्तृत कौन से होते हैं पोषक? देखिए, अभी हमने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था बेटा। एक होते हैं हमारे माइक्रो, एक होते हैं हमारे मैक्रो। मैक्रो जो होते हैं हमारे, वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है उनकी, तो मैक्रो कहलाते हैं आपके। उसमें आपका क्या क्या आता है? फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। और जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनमें हमारा विटामिन और मिनरल्स आता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं। ओके, व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? मीन्स जो हमारे शरीर को कम मात्रा में आवश्यक होते हैं उन्हीं को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पे 2 टाइप के दिखाए गए हैं फ्लो चार्ट्स में, विटामिन एंड मिनरल्स। देखिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी यहाँ पर दिखाई गई है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी क्या होती है ये? सबसे पहले लौह तत्व की कमी दिखाई गई है, दूसरा विटामिन ए की कमी दिखाई गई है, तीसरा आयोडीन और जिंक की कमी दिखाई गई है। आयरन डेफिशिएंसी, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया, आईडीए, मीन्स लौह तत्व या आयरन की कमी से अरक्तता। क्या है ये? खून में या रक्त में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है उसी को हम अरक्तता कहते हैं। इसका प्रसार कहाँ कहाँ पर है? ये विकसित तथा विकासशील दोनों देशों में पाया जाता है। और इसकी जो संवेदनशील वर्ग थे वो कौन कौन से देखे गए थे? गर्भ धारण करने वाली महिला,
आयु जो आपकी गर्भ धारण करने वाली हैं या किशोरी लड़कियां थी वो थी। इसके अलावा विद्यालय आयु वाले बच्चे थे। और जो इसके लक्षण थे, सिम्टम्स थे, क्या क्या देखे गए थे लोगों में, वो था आपका शारीरिक परिश्रम में सांस फूलने लगती है, थकावट की शिकायत रहती है, व्यक्ति बहुत ही सुस्त रहता है, लेजीपन रहता है बॉडी में, सामान्य रूप से पीलापन रहता है शरीर में, जीभ में पीलापन देखा गया है। बच्चों की संज्ञानात्मक क्रिया बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, मीन्स उनकी जो स्मृति है या उनका जो चिंतन है, या थोड़े टाइम के लिए वो किसी चीज़ को याद कर पाते हैं, बाद में जल्दी से भूल जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं हो पाते किसी चीज़ के लिए ईजिली से। तो ये सारी प्रॉब्लम उनको देखी गई है। देखिए, मेन अनीमिया के में क्या होता है, हमारी जो ब्लड सेल्स हैं वो थोड़ा सा कम हो जाती हैं, हीमोग्लोबिन शरीर में कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन का मेन जो काम होता है, शरीर में ऑक्सीजन को सप्लाई करना होता है, और ऑक्सीजन के थ्रू वो पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को भेजता है। लेकिन क्या होता है, जब अनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो ब्लड सेल्स में आपके जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो गया है, उसकी वजह से, यार क्या है, ये तो हो ही नहीं पाया। हाँ जी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, इसमें आपका लाल रंग कम हो जाता है बॉडी में खून का, और उसकी वजह से पीलापन शरीर के बहुत सारे पार्ट्स में देखा गया है। ओके, आगे हम इसके सिम्टम्स की बात करेंगे। शारीरिक परिश्रम में सांस फूलने लगेगी, काम नहीं कर पाता ठीक से इंसान, अगर थोड़ा सा भी काम करता हो जल्दी से उस थकावट महसूस होने लगती है। मतलब उसको लगता है कि हाँ, सुस्तपन बॉडी में आ गया है और ठीक से वो काम नहीं कर पा रहा है, जीभ में भी पीलापन देखा गया, और जो नेल्स होते हैं वो भी चम्मच टाइप से हो जाते हैं, यानी कि मुड़ जाते हैं अपनी शेप में, और आंखों में भी पीलापन देखा गया है। ये सारी समस्याएं इसमें देखी गई हैं। आगे हम इसके प्रिवेंटिव मेजर देखेंगे, मीन्स इसकी रोकथाम कैसे की जाए। अरक्तता की रोकथाम के लिए हम क्या कर सकते हैं, लोहयुक्त खाद्य पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए हमें। अब इसके कौन कौन से सोर्सेज हैं वो हम देखेंगे थोड़ा सा। मीन्स हम लोगों को फर्स्ट तो अनाज, विशेषकर मोटे अनाज जैसे कि बाजरा वगैरह हमें लेने चाहिए, और इसके अलावा हमें विभिन्न प्रकार की दाल लेनी चाहिए, स्पेशली हमें सोयाबीन लेना चाहिए। और इसके अलावा हमें हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक हो गई, मेथी हो गई, चौलाई हो गया, शलजम, सरसों का साग, ये सब लेने चाहिए। और फोर्थ, हम मांसाहारी पदार्थ जैसे कि अंडा, मांस, मछली, गुर्दे, कलेजी आदि लेंगे। ओके, अब आगे हम देखेंगे विटामिन ए डेफिशिएंसी, जिसको कि हम VAD भी बोलते हैं। विटामिन ए की कमी मोस्टली जो है आपका किसी भी एज में देखी जा सकती है। देखिए, विटामिन ए को कैरोटीन भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कैरोटीन की डेफिशिएंसी क्या है, तो उसमें विटामिन ए ही आएगा। ओके, इस शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है VAD की डेफिशिएंसी क्या है। तो इसके कार्य देख लीजिए। सबसे पहले विटामिन ए सामान्य दृष्टि वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमारी ग्रोथ और हमारी डेवलपमेंट के लिए, हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है ये। इसकी कमी से कुछ रोग देखे गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो रतौंधी देखी गई है, जीरोपथेलमिया भी देखा गया है। रतौंधी में क्या होता है, हमें जैसे हम धूप से नीचे की तरफ आते हैं, जैसे हम ऊपर खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा धूप है और हम अंदर कमरे की तरफ आएंगे नीचे, तो क्या होता है, बहुत अंधेरा अंधेरा सा लगता है, एकदम से हम फोकस नहीं कर पाते, हमें दिख नहीं पाता है। जीरोपथेलमिया है, विटोट्स स्पॉट्स है, इसमें क्या स्पॉट्स हो जाते हैं हमारी आइज़ पे, अंदर की तरफ जो वाइट पोर्शन होता है आँखों में, उसमें हो जाते हैं। इसके अलावा केराटोमलेशिया भी देखा गया है, टोट त्वचा भी देखी गई है। इसमें क्या होता है, दाने दाने होते हैं, खुजली होती है, फिर उसके बाद जो है पानी निकलता है। ये सारे सिम्टम्स देखे गए हैं। ओके, तो ये सारे हमारे विटामिन ए की कमी से रोग थे। देखिए, अब हम इसके सोर्स देखेंगे थोड़ा सा, किस किस चीज़ों में होता है ये। मक्खन, घी, दूध, दही, कलेजी, मछली का तेल, या हरे पत्तेदार सब्जियों में भी देखा जा सकता है। और देखिए, आप डायग्राम में दिख रहा है, पीले फल और सब्जियों में मोस्टली दिखा जाता है, गाजर में, आम में, पपीता में, टमाटर में, और इसके अलावा सीताफल। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सोर्सेज हैं विटामिन ए के, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं बॉडी के लिए, ताकि हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी को कम कर सकें। इसके अलावा जो अन्य रोग हो जाते हैं, जैसे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, वृद्धि प्रभावित होती है, संक्रमण होते हैं, अगर हम इन सोर्सेज को प्रॉपर मात्रा में लें और डेली अपने आहार में सम्मिलित करें, तो वो कमी हमारी दूर की जा सकती है। ओके, अब हम आगे पढ़ेंगे आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम या डिसऑर्डर, आयोडीनहीनता विकार, जिसे हम IDD भी बोलते हैं। आयोडीन क्या है, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाला थायरोक्सिन हार्मोन का मुख्य अंग होता है। देखिए, आयोडीन के क्या कार्य हैं बॉडी में।
यह शारीरिक वृद्धि को बनाए रखता है, गर्भावस्था तथा स्तनपान अवस्था में ज़रूरी होता है, मानसिक विकास के लिए ज़रूरी होता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो बौनापन भी देखा गया है बच्चों में। और ये जो मोस्टली आयोडीन की कमी है, ये कहाँ कहाँ देखी गई है? हिमालय क्षेत्र में, जम्मू और कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। ये सारी जगह है जहाँ पर कि ये प्रॉब्लम। देखिए आयोडीन की डेफिशिएंसी मोस्टली ये देखा गया है, इसमें थायराइड ग्लैंड जो है बहुत ज़्यादा सूल जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो फूल जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि बॉडी का जो पार्ट है वो बढ़ गया है, लेकिन नहीं, ये केवल प्रॉब्लम है थायराइड की। ओके, तो इससे हम समझ सकते हैं इसके बारे में। तो इस तरह से हमने डायग्राम में अभी देखा है और समझा है कि किस तरह से हमारी जो ये ग्लैंड्स है ये फूल गई है, बड़ी हो गई है। और इसका जो मेन रीज़न होता है वो क्या होता है? वही है कि आयोडीन की कमी हो गई है और जो थायराइड ग्लैंड्स है वो सूज जाती है। उसका जो काम है ना, एक्टिविटी, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये फूल जाती है और इस तरह से लगता है। इसकी जो समस्या है यह है, इसमें हार्मोन कम हो जाता है, कम मात्रा में बनता है, थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और थायराइड ग्वाइटर जिसे हम कहते हैं। तो इसकी कमी को हम दूर करने के लिए कुछ सोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं? उसके लिए हम जो आपकी मछली है या जो समुद्री फल और सब्जियां हैं वो खा सकते हैं, क्योंकि उसमें थायराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और नमक को हमें डेली अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, सोडियम, लेकिन थोड़ा सा कम मात्रा में होना चाहिए, ज़्यादा भी मात्रा में प्रॉब्लम कर सकता है। तो थैंक यू बेटा, आप लोगों को सबको ये समझ में आएगा आई होप, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक से आंसर करेंगे इसके चैप्टर्स में। ओके, तब तक के लिए बाय। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोग।